स्टार्ट करते हैं अपना स्टेटिस्टिक्स का सबसे पहला चैप्टर। ये ध्यान रखना, जो हमारी क्लास 11th होती है ना, इसमें हमारे दो बुक्स होती हैं। एक होती है स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले के बारे में थोड़ा बताऊं, जब मैंने 12th करी थी या 11th करी थी, तो 12th में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी और अब जो 12th में आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो दोनों एक ही क्लास में होती थी। और अब जो आप पढ़ रहे हो स्टेटिस्टिक्स, ये पहले भी 11th में होती थी, अब भी 11th में। और पहले इंडियन इकोनॉमी जो अब 12th में चली गई है, वो पहले 11th में हुआ करती थी। ये मेजरली प्रैक्टिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल बुक रहने वाली है। इसमें आप स्टार्टिंग में तो इंट्रो थोड़ी थ्योरी पढ़ोगे, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल की तरफ शिफ्ट होते जाओगे। जैसे हिस्टोग्राम कैसे बनाएं, बार ग्राफ कैसे बनाएं, डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, मीन मोड मीडियन, है ना। उसके बाद इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, ये ऐसी चीजें जो आपको बहुत आगे जाके काम आएगी। ये ऐसा समझ लो, इकोनॉमिक्स आपका 80 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 40 नंबर की ये बुक आने वाली है, 40 नंबर की वो बुक आने वाली है। 40 नंबर की आपकी ये बुक रहेगी और इसमें समझ लो 40 में से अच्छा खासा पोर्शन प्रैक्टिकल रहेगा। तो आपको ये वाले पोर्शन में ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल हमारे को स्कोर दे देगा, लेकिन इसमें ना सिर्फ प्रैक्टिकल के चक्कर में रह के चले जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम? कि स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिकल के चक्कर में जाओगे और वहां थ्योरी भी उतनी ही बराबर है। अगर 40 नंबर का पेपर है तो मान लो 20 नंबर तो थ्योरी होगा ही और 20 प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल फिर भी देखो 25 मान लो प्रैक्टिकल, लेकिन 15 नंबर थ्योरी है जो आपको फ्री का स्कोर दे सकती है, क्योंकि इसकी थ्योरी मुश्किल नहीं होती, इसकी थ्योरी बहुत आसान होती है। तो उस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। 7-8 चैप्टर, 6-7, पहले 3-4 चैप्टर, 5-6 चैप्टर ये थ्योरी चलेंगे, जहां हम प्रैक्टिकल के लिए बिल्डअप करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन, जो हमारी बुक का इंट्रोडक्शन है, जो हमें ये बताएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर हमें प्रॉपरली स्टेटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं देगा। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो स्टेटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है। इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो ओरिजिन है, इकोनॉमिक्स वर्ड जो हमारा आया है, ये कहाँ से आया है। आपने बुक में यही देखा होगा। देखो, मेजरली मैंने बुक जो आपकी पीडीएफ बना रखी है, ये बुक से ही लेके बना रखी है। बुक की लैंग्वेज नहीं मिलेगी, लेकिन टॉपिक्स वही कवर होंगे जो बुक में है, बस उसको थोड़ा और इजी वे में कवर करने की कोशिश की होती है बस। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये कहाँ से उठ के आया। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड है एक, जिसका मतलब होता है ओइकोनोमिया। ग्रीक वर्ड में इसको ओइकोनोमिया कहा जाता है। ओइको मतलब हाउस होल्ड, नोमिया या नीमिया जिसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मैनेज, यानी कि घर को मैनेज करना, हाउस होल्ड को मैनेज करना, ओइकोनोमिया कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज को मैनेज करना हो इकोनॉमिकली, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। या फिर इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? ओइकोनोमिया का ओरिजिनल मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर को मैनेज करना। कैसे घर को मैनेज करा जाता है? लिमिटेड इनकम में, लिमिटेड मतलब एक लिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब जितना मर्जी पैसा नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट में। और वहां पे इंसान की अनलिमिटेड जरूरतें या नीड्स है। तो इंसान की जो नीड्स है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन उसके हिसाब से वो अपनी लिमिटेड इनकम के हिसाब से कैसे अपने घर को मैनेज करता है। कहने का मतलब है आपकी जो इच्छाएं हैं वो तो आपकी, या जरूरतें जो आपकी, वो आपकी करोड़ों रुपए की है, लेकिन आपके पास जेब में 20,000 रुपये पड़ा है। तो महीने भर आप उस 20,000 से कैसे अपने खर्चे को निपटाते हो, दिस इज कॉल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड को मैनेज करना। बाद में ये जो आइडिया था हाउस होल्ड को मैनेज करना, इसको बढ़ा दिया फ्रॉम हाउस होल्ड लेवल टू सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड लेवल। मतलब कहने का क्या है, क्या था, बाद में जो आइडिया था हाउस होल्ड लेवल, ये तो भी क्या, हाउस होल्ड लेवल मतलब तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर को मैनेज करना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, वो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स। लेकिन बाद में इसको पूरे सोसाइटी, समाज, मान लो एक गली मोहल्ला है, उसमें देखा जाने लगा कि इस गली मोहल्ले का ओ इकोनोमिया क्या है, या इकोनॉमिक्स क्या है, या हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, या फिर पूरे देश का क्या है, या फिर पूरे वर्ल्ड का क्या है। इसको बड़े लेवल पे देखे जाने लगा, गवर्नमेंट या फिर इंसान कैसे रिसोर्स को, संसाधनों को मैनेज करता है। संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है? जो आपके पास है, आपके पास 10 रुपए है, रिसोर्स है। कपड़ा है, रिसोर्स है। इसका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो,
वो मैनेजमेंट है। जैसे मेरे पास 20,000 रुपये अगर है, मुझे घर चलाना है, तो ये मेरे पास रिसोर्स है और इससे मैं अपने घर को कैसे मैनेज करता हूँ, दिस इज कॉल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और पहले के टाइम पे इसे छोटे लेवल पे देखा जाता था, लेकिन बाद में इसको रिलेट करा पूरी सोसाइटी, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, बड़े लेवल पे इसे देखा जाने लगा। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो हम आज पढ़ते हैं, कहता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मतलब है मैनेज करना लिमिटेड रिसोर्स को, मतलब जितना भी आपके पास है उसको मैनेज करना हर लेवल पे, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। अगर आप अकेले हो, अकेले घर का मैनेजमेंट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। बिजनेस को मैनेज कर रहे हो तो इकोनॉमिकली हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस वाला मैनेजमेंट है। या फिर पूरे गवर्नमेंट को एक मैनेज कर रहे हो, देश को मैनेज कर रहे हो, तो इसको अब हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स को जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड नेचर में पढ़ रहे हैं। यानी कि पहले जो इकोनॉमिक्स वर्ड निकला था ना, वो सिर्फ एक घर को मैनेज करने के लिए निकला था, लेकिन आज जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो तो वो एक छोटे लेवल से लेकर एक बड़े लेवल तक इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। एक देश को कैसे चलाएं ये भी इकोनॉमिक्स है, एक घर को कैसे चलाएं ये भी इकोनॉमिक्स है। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट से शुरू हुई थी और अब वर्ल्ड वाइड फॉलो की जा रही है ये चीज़ें, इसको बड़े स्तर पे देखा जा रहा है, इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब सवाल आ जाता है भैया इकोनॉमिक्स होती क्या है? ये तो बेटा समझा है कि कैसे इतिहास रहा उसका, कैसे एक छोटी चीज को इतना बड़ा माने जाने लगा और इसको बड़े लेवल पे समझा जाने लगा। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होती क्या है? तो कहता है इकोनॉमिक्स जनरली क्या है। अब देखो आपको पता है इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये पेल के आना है क्योंकि यही तो है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, याद कर चुके हो। तो आप लोगों का काम आसान है जो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सुनो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं आप आप कंज्यूमर हो, आप बाहर जाके सामान खरीदोगे और मान लो मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, या मान लो मैं सिर्फ स्टडी करना चाहता हूँ कि आप हो, आपका क्या बिहेवियर है, आप कैसे, कितना रुपया आपकी जेब में है और उसको कैसे खर्च करते हो, दिस इज इकोनॉमिक्स। जैसे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स जनरली स्टडी करना। इकोनॉमिक्स को पूछे ना इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो बोलना इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी करना, पढ़ाई करना। किस चीज़ की पढ़ाई करना? कैसे इंसान, उनके पास संसाधन कम है लेकिन उससे अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करता है। मेरी जेब में 20,000 है, कैसे मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करूंगा। सेम आप लोगों के साथ भी है। इस ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो ये एक ग्राहक है, कंज्यूमर है, इसके बिहेवियर को स्टडी करना कि इसके पास कितना रिसोर्स है और इसके पास कितनी इच्छाएं और कैसे अपने रिसोर्स के साथ इच्छाओं को पूरा करता है, ये इकोनॉमिक्स है। सिर्फ इसके बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे देश के बारे में यही पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम 12th में पढ़ेंगे। यानी कि अभी जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो ना, वो एक इंडिविजुअल, एक अकेले इंसान के बारे में पढ़ते हो कि कैसे अपनी जरूरतों को वो पूरा करता है। तो आपसे अब यहाँ पे कोई पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज अ एक तरीके से इसमें हम इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं किस चीज की, इंसान की, कैसे वो लिमिटेड रिसोर्स से अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करता है। क्या होता है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। किस चीज की स्टडी? ह्यूमन, इंसान की। क्या स्टडी कर रहे हो कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को वो पूरा कर रहा है। समझ में आया? बस ये इकोनॉमिक्स की स्टडी है। जैसे हमारे पास बहुत सारी जरूरतें होती है, जैसे हमें कपड़ा चाहिए, फूड चाहिए, फोन चाहिए, ये सब चीजें हमें चाहिए रहती है, इंसान है। लेकिन जो हमारे पास पैसा है वो क्या है, लिमिटेड। तो हमें चॉइसेस बनानी पड़ेगी कि यार जेब में 100 रुपए, भटूरे खाऊं, कचौड़ी खाऊं, क्या खाऊं। सो वी हैव टू मेक चॉइसेस जिससे बेटर सेटिस्फेक्शन मिले, मजा आ जाए कि हाँ पैसा बढ़िया वेस्ट हुआ, वर्थ हुआ, ये खर्च करा वर्थ। हम कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं अरे वेस्ट हो गया पैसा, इसका मतलब जो हमारे पास रिसोर्स था उसका हमने बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन यानी कि इस्तेमाल नहीं करा, नहीं किया ना, वेस्ट हो गया ना। एग्जाम्पल, 100 रुपए, आप पिज्जा खाना चाहते हो और मूवी भी देखना चाहते हो, लेकिन 100 रुपए इनफ नहीं है आपके लिए, तो आपको कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है आपके पास स्केर्सिटी और चॉइस की, और यही इकोनॉमिक्स के बारे में आप पढ़ते हो। मतलब 100 रुपए थे, पिज्जा खाऊं या मूवी देखूं, 100 रुपए इनफ नहीं है, दोनों चीज कर सकता हूँ नहीं,
एक चीज करनी पड़ेगी, तो मैं उस टाइम पे कोई एक चीज चुनूंगा। तो स्केर्सिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना। मतलब मेरी डिमांड तो दो चीज की है, लेकिन मेरे पास पैसा एक ही चीज का है, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो मैं इससे फिर चॉइस बनाऊंगा। और इसी चीज में हम यही चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स आप स्टडी करते हो ह्यूमन बिहेवियर की, जहां पर आप पढ़ते हो किसी इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्स है और वो कैसे डील कर रहा है उससे अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इकोनॉमिक्स यही आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो, यही आप इकोनॉमिक्स। बेटा ध्यान रखना, ये सवाल आ सकता है आपसे, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों ने दी है। एक एक वेल्थ की डेफिनेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं, तो आप जब पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे कि जो डेफिनेशन है अलग अलग, उसमें से इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन है। तो एक वेल्थ की डेफिनेशन दी है जो एडम स्मिथ ने दी है। तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो था ही, और दो चीज होती है, एक होता था सोशलिज्म और एक होता था कैपिटलिज्म। समझा देता हूँ। सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर जो भी इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां चलती थी, तो उनको ना सोशल वर्कर या नॉर्मल सोशलिस्ट लोग चलाते थे, मालिक हेड नहीं होता था। कहने का मतलब है, एक देश है, एक देश में सरकार है, वो सरकार उन देश के लोगों का भला करे जो उस फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो उस देश को ना चलाए या फिर उस फैक्ट्रियों को ना चलाए। पूरा कंट्रोल सरकार का होना चाहिए फैक्ट्रियों पे। अगर सरकार को लग रहा है कि यहाँ मजदूरों की दिहाड़ी 800 रुपए से 1000 रुपए हो जानी चाहिए, सरकार कर देगी। ये हो गया सोशलिज्म, सामाजिक का भला करना। कार्ल मार्क्स इसका फादर था। कैपिटलिज्म की जो थ्योरी थी वो एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म की थ्योरी दी थी, जिसमें ये कहता था कि देश को इंडस्ट्री के ओनर्स को चलाना चाहिए, इंडस्ट्री को देश के ओनर्स को चलाना चाहिए, जो उस देश के मालिक हैं उन्हें इस देश को चलाना चाहिए, यही कंट्रोल करें पूरे देश को, और यही सारे तरीके से चलाएं। मोस्ट ऑफ द देशों में कैपिटलिज्म फॉलो करा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है मोस्ट ऑफ द देशों की। मोस्ट ऑफ द पहले एक एक कंट्री हुआ करती थी, सिर्फ एक ही हुआ करता था पूरे देश में जो सोशलिज्म फॉलो करता था, वो था यूएसएसआर, जो टूट गया। रशिया और मेजरली कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती हैं, सोशलिज्म भी और कैपिटलिज्म भी। पहले कैपिटलिज्म चलने देती है, लेकिन कैपिटलिज्म दो के साथ भेदभाव ना कर दे, इसीलिए बीच बीच में सोशलिज्म का भी ध्यान रखते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ये एडम स्मिथ ने ही कैपिटलिज्म की भी थ्योरी दी थी, ध्यान रखना, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी इसे कहा जाता है और फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी इसे कहा जाता है। बाकी इसने वेल्थ की डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स में। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट प्रोड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग वेल्थ। इकोनॉमिक्स मतलब सिर्फ ये है, प्रोड्यूस करो मतलब माल ज्यादा से ज्यादा बनाओ और अपनी वेल्थ को बढ़ाओ। अब ये कौन करेगा, इंडस्ट्री का मालिक। अब खुद समझो, इससे सोच समझो, है ना। फोकस इज ऑन ओनली ऑन मनी एंड मटेरियल, सिर्फ पैसे पे फोकस करो। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर पैसा कमाए सिर्फ गुड्स बेच के, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें, ये जो इसने थ्योरी दी इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये डेफिनेशन ना इग्नोर करती थी लोगों की हैप्पीनेस एंड सोशल वेलफेयर। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी थ्योरी है, कैपिटलिज्म की थ्योरी है, तो सोशलिज्म तो नहीं सोचेगा ना उसमें, लेबर मरे तो मरती रहे, तो ये चीज इग्नोर होती थी, कोई दिक्कत। अब दूसरा आया एल्फ्रेड मार्शल। इसका नाम जब मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, सेकंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर, वहां पर याद आएगा, ध्यान रखना। ये इसने वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी। अब देखो, उसने दी वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा कमाओ, पैसा कमाओ भर भर के, और वेलफेयर की डेफिनेशन मतलब इसने कहा कि भैया इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी करना लोगों की वेलबींग और वेलफेयर के, लोगों की वेलबींग मतलब सेहत और लोगों का वेलफेयर भला, इसके बारे में फोकस किया इसने। तो इसने कहा वेल्थ जो है ना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है ताकि इंसान की लाइफ बेहतर हो। उसने बोला जो पैसा कमा रहे हो ठीक है, लेकिन उससे लोगों की जिंदगियां बेहतर हो, इंप्रूव हो लोगों की लाइफ, उस चीज में फोकस होना चाहिए। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को फ्री स्कूल लगाने चाहिए, हॉस्पिटल लगाने चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन जो गोल है ना वो इसलिए, ये सब इसलिए होना चाहिए, ये जो ऊपर जितना भी काम पढ़ रहे हो, ताकि लोगों की जिंदगियां बेहतर हो, है ना। हाँ, इसने क्या इग्नोर करा, इसने इमोशनल थिंग्स जैसे कि प्यार क्या होता है, केयर होती है, ये सारी चीजों को इग्नोर करा। फिर इसके बाद तीसरी थ्योरी दी, स्केर्सिटी डेफिनेशन दी लॉयनल रॉबिन्स ने।
ठीक है ना, लायनल कह सकते हो, लायनल रॉबिन्स, ठीक है ना, लियोनल कह दो, है ना, लियोनल रॉबिन्स, इसने स्केर्सिटी की डेफिनेशन दी। अब स्केर्सिटी इसने क्या कहा, कह रहा इकोनॉमिक्स ना साइंस है इंसान के बिहेवियर का, जहां पर इंसान के पास ना अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, रिसोर्स उसके पास लिमिटेड है और उसको उसी में से ही चॉइस बनानी है। यानी कि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है और उसमें भी उसे उसमें चॉइस बनानी पड़ती है कि यार अब मेरे पास पैसा 20 रुपए है, मेरे को 20 रुपए में एक प्लेट भटूरे खाना है या एक प्लेट कचौड़ी खानी है, ये मेरे को चॉइस बनानी पड़ेगी किसी एक की, और उसमें भी वो अलग अलग डिसीजन उसे लेने पड़ते हैं। ये अब ये चॉइस, ये सब दिमाग आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपके पास संसाधन पर्याप्त नहीं है, आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, समझ रहे हो। तो ये तीनों ने, जैसे आपके पास 1 घंटा है, आप पढ़ाई कर सकते हो, खेल सकते हो, आराम कर सकते हो, आपको कोई एक काम करना है तो चॉइस लेनी पड़े थे। तो 3 थ्योरियां जिन्होंने अपने अपने अलग डेफिनेशन दी, वेल्थ की डेफिनेशन दी एडम स्मिथ ने, वेलफेयर की डेफिनेशन दी एल्फ्रेड मार्शल ने, और तीसरी स्केर्सिटी की डेफिनेशन दी लियोनल रॉबिन्स। ठीक है मेरे भाइयों, फिर हमारे चौथे भाई साहब, ग्रोथ की डेफिनेशन दी पॉल सैमुअलसन, ठीक है ना, किसने, पॉल सैमुअलसन। इकोनॉमी, इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इट इज अबाउट हाउ अ कंट्री यूज इट्स रिसोर्स। इसने कहा कि यार देखो इकोनॉमिक्स का मतलब पता है क्या है, कि एक देश अपने रिसोर्स, अपने संसाधन का, अपने जो भी देश है उसके पास संसाधन होते हैं, उन संसाधन का वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे वो गुड्स और सर्विस इस्तेमाल प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वो उनको बांट रहा है लोगों में, और प्रेजेंट और फ्यूचर का प्लानिंग कैसे कर रहा है एक देश, वो चीज इन्होंने कहा। इन्होंने कहा जैसे फार्मर खेती कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में गुड्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट इंश्योर करे कि हर इंसान को उनकी शेप मिले, यानी कि ग्रोथ हो, हर इंसान ग्रो करे, देश आगे बढ़े, समझ रहे हो मेरे भाइयों। तो ये इन्होंने सबने अपनी अपनी थ्योरी दी थी और मैंने आपको ऑलरेडी लगभग सारी थ्योरी समझा दी है, ठीक है ना। पहला बंदा एडम स्मिथ जिसने बोला वेल्थ मनी बनाओ, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा ह्यूमन लाइफ को बेहतर करो, लियोनल रॉबिन्स ने कहा चॉइस बनाओ लिमिटेड थिंग्स के साथ, और पॉल सैमुअलसन ने कहा कि जो भी आप रिसोर्स बना रहे हो उसको कैसे देश में बांट रहे हो, एक देश कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे अपने रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो इन थ्योरी। अब देखो इन्हीं थ्योरी को देखो, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स इज अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ, एडम स्मिथ ने कहा था, और इन्होंने एक किताब छापी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, याद रख सकते हो, क्वेश्चन ना आ जाए कहीं से। बाकी एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था इकोनॉमिक्स सिर्फ वेलफेयर की बात होती है इकोनॉमिक्स में, लियोनल ने कहा था कि इकोनॉमिक्स है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपनी चॉइसेस बनाते हैं, और पॉल सैमुअलसन ने कहा था कि कैसे एक देश रिसोर्स को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, हमारा ये जो हर बंदे ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी ना मेरे भाइयों, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि एक इकोनॉमिक्स का नेचर क्या कहलाता है, मतलब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का नेचर का मतलब क्या है, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो किस तरीके का सब्जेक्ट है, क्या हम इकोनॉमिक्स को साइंस माने या आर्ट माने या दोनों माने। तो इन क्वेश्चनों का आंसर पढ़ते हैं। कहता है क्या इकोनॉमिक्स साइंस कहलाती है, हाँ। क्यों, इसे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं कहते, लेकिन ये एक सोशल साइंस कहलाती है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप स्टडी तो करते हो ह्यूमन बिहेवियर को, ऑब्जर्वेशन को, डाटा को, लॉजिक को, कानून को, जैसे कि साइंस में पढ़ते थे हम। साइंस में क्या होता था, कोई एक्सपेरिमेंट करा बार बार और एक थ्योरी बना दी, यार ऐसा करते हैं तो लाइट जल जाती है, ऐसा करते हैं तो ये बिजली से ये करंट बनता है, ये होता है। तो इकोनॉमिक्स भी वैसे ही है, अगर आप ये चीजें करोगे लाइफ में तो ऐसे ऐसे ये चीजों का रिजल्ट आउटकम होगा, कुछ कानून कुछ लॉ बने। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस कह सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। और इसके अंदर आप पैटर्न्स और रिलेशनशिप देखते हो, जैसे कैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। याद है लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। अब ये लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ रखा है वहां पे हमें पता है कि किसी भी चीज का दाम बढ़ाओगे तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे, जब आप किसी चीज का प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम होगी, तो ये लॉ ऑफ डिमांड बन गया, डिमांड का कानून बन गया। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल है, हमेशा यही होगा। अब आप कहोगे साइंस में भी तो यही होता था कि एक रूल होता था, हम पढ़ते थे बटन दबाएंगे लाइट जलेगी, लॉ बन गया, रूल बन गया। वैसे ही एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल का प्राइस ऊपर गया तो लोग कम पेट्रोल शिफ्ट यूज करेंगे या फिर बाइक्स में जो है शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है पेट्रोल बढ़ेगा तो लोग कम यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व करती है इसी बिहेवियर को, ठीक है ना। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अगर आपको याद हो। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस जो है ना वो 2 टाइप की है, पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइंस, नॉर्मेटिव।
ये आपको बताता है कि इंडिया में, देखो मैं सिंपल समझाता हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती थी या पॉजिटिव साइंस क्या होती थी, इकोनॉमिक्स क्या है, क्या था, क्या था, क्या है। ये नॉर्मेटिव कहती है क्या हो सकता है या क्या हो सकता था। भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव साइंस में बहुत ज्यादा, इन दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, पॉजिटिव साइंस। यूं मत सुनना गलत स्टेटमेंट है तो नेगेटिव है, नहीं नहीं नहीं, भारत को ये कर लेना चाहिए, नॉर्मेटिव, ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये नॉर्मेटिव, ये हमने एज अ साइंस पढ़ा है। अब समझते हैं मेरे भाइयों एज एन आर्ट, मतलब क्या इकोनॉमिक्स को हम एक कला कह सकते हैं? हाँ। आर्ट मतलब कोई नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना। आपके पास एक ज्ञान है या मान लो आपको खाना बनाना आता है तो एक कला है, तो नॉलेज है और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। तो क्या इकोनॉमिक्स भी ऐसी होती है? हाँ। इकोनॉमिक्स आपको ना टूल देती है और टेक्निक देती है जिससे आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर। बेटा जो एक होता है टैलेंट और एक होता है आर्ट, एक कला होती है जो आप टाइम टू टाइम सीख सकते हो, और एक होता है इन ब्रिंगिंग टैलेंट, ऐसा समझ लो। जो ऐसा समझ लो एक ऐसी कला होती है जो आपको पैदा होते ही मिलती है ना। एक होता है कि हाथ का कमाल है, वो एक होता है कि आप एक चीज सीखते हो, इम्प्रूव करते हो, वो आर्ट है। तो आर्ट क्या है? आर्ट ऐसी चीज है जिसको आप सीखते हो, बनाते हो, लो रूल्स बनाते हो, फिर उसको आप सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हो। जैसे गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बजटिंग हो गई, प्राइस को कंट्रोल करना हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, इसे आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स को, तो ये एज एन आर्ट है। बजटिंग मेरे भाई ऐसा समझ लो किस चीज का बजट बनाना, ऐसा समझ लो, या बजट किसी चीज का प्राइस कंट्रोल करना। मान लो इतनी लागत है, ये ऐसे से है, तो बजटिंग मतलब प्लानिंग करना एक तरीके से किसी चीज के बारे में, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट यूज करती है अपनी इकोनॉमिक नॉलेज को, अपने देखो इकोनॉमिक नॉलेज है सरकार के पास, यानी कि कला है उनके पास, जिससे वो बजट प्लान्स बना रही है और महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, उसको सॉल्व कर रही है, कम कर रही है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बस बाकी क्विक समरी दे रखी है आपको कि इकोनॉमिक्स जो है दोनों है, चैप्टर नहीं खत्म हुआ, उस टॉपिक की क्विक समरी। अब बाकी ये वाली एक्टिविटीज जो है बेसिक्स ही आप पहले ही पढ़ चुके हो। ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान जो काम करता है वो दो तरीके के हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाने के लिए, और नॉन इकोनॉमिक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, हम जो भी काम करते हैं उस सबको ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। इकोनॉमिक में जहाँ हम पैसा कमाने का मकसद रखते हैं, ठीक है ना। और इकोनॉमिक जैसे मान लो एक टीचर काम कर रहा है, सैलरी, ये सब हो गया। अब इकोनॉमिक्स में मेरे भाइयों ध्यान रखना, प्रोडक्शन आ जाती है। क्यों? माल बनाना, है ना। तो प्रोडक्शन मतलब गुड्स और सर्विस बनाना इस्तेमाल करके रिसोर्स का, ठीक है। जैसे एक फार्मर है, वो गेहूं उगा रहा है, या एक फैक्ट्री में आप कोई भी क्लोथ बना रहे हो कॉटन से, ये सब क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो उसके फैक्टर्स की हम बात करें, मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन करते हुए जो भी आप लागत लगा रहे हो, जो भी आप चीजें लगा रहे हो जिससे आप प्रोडक्शन करोगे, उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, या फिर इनपुट। लैंड, जमीन होनी चाहिए, प्रोडक्शन करनी है ना किसी चीज के लिए, जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और वो बंदे को चलाने वाला मालिक, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजर, मालिक चाहिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है क्वेश्चन बेसिक, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे जाके पढ़ोगे, 9th-10th में भी आ जाती हैं ये चीजें। तो आपसे पूछता है कि ये तो बस ऐसे ही बोला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब चाहिए भाई काम करने के, प्रोडक्शन करने के लिए, और कैपिटल पूंजी चाहिए, मशीन जैसे हो गई है ना, मनी हो गया, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऑर्गेनाइजर, जो उस काम को चला रहा है, मालिक एक तरीके से, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, ध्यान रखना। इसके बाद कंजम्पशन, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि कंज्यूम करोगे, पैसा लेगी तो करोगे। तो जैसे कंजम्पशन मतलब यूज करना उन गुड्स और सर्विस को जिससे इंसान अपनी चाहतों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो फाइनल गोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी, काम, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कर रहा है? आप कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? अपने अपने आप सेविंग, अपनी जिंदगी जीने का, अपनी जीवन मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना, कंजम्पशन करने के लिए। भैया हम कमा रहे हैं ताकि तभी तो हम कंज्यूम कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन भी आप कर रहे हो, तो सारी चीज कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? कंजम्पशन करने के लिए। तो ये बोल रहा है आपको फाइनल गोल जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो कंजम्पशन ही होता है। तो कंजम्पशन के बिना तो प्रोडक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, अगर ना आप खर्च करोगे ना कोई बनाएगा। तो खाना खाना, कपड़े पहनना, मूवी देखना, मोबाइल फोन चलाना, ये सब, और कंज्यूमर कौन होता है? जो इन सब चीजों को
कंज्यूम करता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। तो कोई आपसे पूछे ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप की होती है? दो, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक पैसा कमाना, और उसके अंदर क्या आ जाती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेयर करना या डिवाइड करना इनकम और गुड्स को लोगों के बीच में। मतलब इट इंक्लूड्स हाउ मनी और रिवॉर्ड्स आर गिवन, कैसे पैसा मिल रहा है। जैसे मान लो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन करी, क्या क्या कमाया? प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाया। अब उसके बदले मान लो लैंड थी, खुद की नहीं थी लैंड, लैंड किराए पे होगी तो क्या दोगे उसके बदले? लेबर को क्या दोगे? सैलरी या वेजेस। उसके बाद कैपिटल थी, कैपिटल क्या लेगा? मान लो कैपिटल इंटरेस्ट ले लेगा, इंटरेस्ट ले लेगा, ऐसा बोल लो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ले जाएगा। इंटर मतलब पैसा डाल रखा था अपना, उसके मतलब ब्याज ले गया। और लास्ट में जो एंटरप्रेन्योर था उससे प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीज वो जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके बाद निकल क्या रहा है, बट क्या रहा है, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे लैंड ओनर था, रेंट मिलेगा, वर्कर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल प्रोवाइडर्स जिन्होंने कैपिटल दिया उन्हें इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। हाँ वो देखो, ये आपके मन में सही सवाल है कि जरूरी थोड़ा ना इंटरेस्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सही बात। लेकिन ना ऐसा ना अज्यूम करा गया, ये आप समझ लो कि फैक्टर ये, और ये आएंगे आगे चल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हो और उसके बदले क्या मिल रहा है। एक इंसान नहीं कर रहा, लेकिन हम तो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई तो होगा। और इसमें जरूरी नहीं है, देखो वैसे तो एक कैपिटल दे रखी है, कैपिटल मतलब पैसा लगाना, तो इंसान खुद का भी लगाता है, उसके साथ साथ लोन लेकर भी लगाता है, डिवेंचर, शेयर होल्डर, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो फिर ये वैसा लग जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज का। इंटरेस्ट तो जनरली सही बात है, पर ऐसा अज्यूम करा गया कि इनके बदले क्या क्या मिल सकता है। अगर कैपिटल होगा तो कैपिटल के बदले और क्या मिल सकता है, तो इंटरेस्ट ही मिल सकता है ये चीज। तो ये ध्यान रखना, ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, और उनसे मिलते क्या है, ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे एक कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, 20,000 पे किराया दे दिया, 30,000 पे वर्कर दे दिया, 20,000 पे इन्वेस्टर जिन्होंने उस पर पैसा इन्वेस्ट करा था, और 30,000 पे मालिक का प्रॉफिट हो गया। बाकी ध्यान रखना इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे फ्लो करती है, पहले प्रोडक्शन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? माल बनाया, माल बनाया तो 4 फैक्टर लग गए प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद फिर इंसान उसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा तो पैसा देगा, जब पैसा आपके पास आएगा तो फिर उस पैसे का आप क्या करोगे? बस, इससे पूरी इकोनॉमी चलती है, तो दिक्कत तो नहीं। बाकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप पढ़ ही चुके हो। नॉन इकोनॉमिक ऐसा कोई भी काम करना जिसमें आपका मकसद पैसा कमाना ना हो, प्यार करना, केयर करना, इमोशन करना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन खुद से। जैसे बहुत से लोग क्रिकेट खेलते हैं, पैसे के लिए नहीं खेलते, पर कुछ लोग खेलते हैं, तो जो पैसों के लिए खेलते हैं वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और जो नहीं खेलते पैसों के लिए, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, है ना। जैसे एक माताजी अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हो, या एक पर्सन एक बूढ़े आदमी की रोड क्रॉस करने में मदद कर रहा हो, तो ये एक्टिविटीज जो है ना, ये हमें नहीं पढ़नी है इकोनॉमिक्स में, ये कभी पढ़ाई भी नहीं गई है, क्योंकि हम सोशल बिहेवियर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है मेरे भाई। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया।